हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग भारतीय भूगोल में मृदा टॉपिक यानी सॉइल टॉपिक चल रहा है। तो आज हम लोग आगे जो मिट्टी के प्रकार बचे हुए हैं, खासकर उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे हमने जलोढ़ मृदा के बारे में देख लिया था कि जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर विस्तारित मृदा है। वो कृषि के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं। उसमें आप देखेंगे तो सभी प्रकार की लगभग कृषि की जा सकती है। तो इसी श्रृंखला में आगे चलते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे लाल मृदा। क्या पढ़ेंगे? लाल मृदा। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हम लोग? लाल मृदा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाली हेडिंग लाल मृदा, रेड सॉइल। लाल मृदा, रेड सॉइल। ठीक है, तो हमें पढ़ना है लाल मृदा यानी कि रेड सॉइल के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि लाल मृदा का निर्माण ये कैसे होता है। लाल मृदा का निर्माण होता ये कैसे है? तो अगर ये बात करूं कि भारत का जो दक्षिण का जो पठार है, भारत में जो दक्षिण का पठार है और उसमें देखेंगे खासकर उत्तर और पूर्व वाले क्षेत्र में। ठीक है, खासकर उत्तर में हल्का फुल्का भी है, लेकिन पूर्व व दक्षिण वाले क्षेत्र में इसका विस्तार क्या है? ज़्यादा है। लाल मृदा का निर्माण वहीं होता है जहाँ पर खासकर कम वर्षा हो और जो चट्टानें हों वो कैसे हों? आग्नेय चट्टानें हों। आग्नेय चट्टानें मतलब जिसमें कह सकते हैं कि ग्रेनाइट और नीस वाली चट्टानें हों, तो उनके टूटने फूटने से ये मृदा का निर्माण होता है। तनी ये कह सकते हैं कि मृदा का निर्माण की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, इसका निर्माण कह सकते हैं कैसे होता है। तो कम वर्षा वाले कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आग्नेय चट्टानें ग्रेनाइट व नीस। ठीक है, तो निर्माण कहाँ होगा? कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में जहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इनके अपक्षय, अपक्षय मतलब होता है टूटना फूटना। ठीक है, अपक्षय के कारण होता है। ठीक है, तो अपक्षय का मतलब होता है टूटना फूटना। ठीक है, अपवर्तन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, अब देखो ये जो मृदा है ना, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको कई सारी किताबों में काली मृदा का भी जिक्र मिल जाएगा कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा, यानी भारत में दूसरा सबसे बड़ा विस्तार किस मृदा का है, तो कहीं कहीं काली मृदा मिल जाएगा। मेरा मानना है या मेरे रिसोर्स या सोर्स हैं उसके हिसाब से लाल मृदा ही क्या है? दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये इसके संदर्भ में कि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मृदा है। ये दूसरी क्या है? सबसे बड़ी मृदा। तो पहले ध्यान रखो कि लाल मृदा का निर्माण कहाँ होगा?
इसका निर्माण होगा कहाँ पर, तो बताएंगे कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों पे जहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पे होगा। ठीक है, अगर वर्तमान में अगर देखें तो लाल मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में वर्तमान समय में ये पाई जा रही है। ठीक है, तो अगर इनका हम क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो देखिए जो दक्षिण का पठार है यानी दक्षिण भारत का जो पठार है वहाँ पर खासकर कहाँ पे, तो जो पूर्व और दक्षिण वाले हिस्से में ये इसका विस्तार ज़्यादा है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं दक्कन पठार के पूर्व दक्षिण वाले हिस्से जहां कम वर्षा होती है। लेकिन ये भी नहीं है कि केवल यहीं पाई जाएगी, ऐसा भी नहीं केवल यहीं पाई जाएगी, तो फिर और क्षेत्र क्या हो सकता है, तो इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के दक्षिणी भाग, यानी लगभग वही यूपी में बुंदेलखंड वाला, आप बता सकते हो यूपी के बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, दक्षिणी भाग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका विस्तार हो जाएगा। ठीक है, ये विस्तार हो जाएगा। अब लाल मृदा में कृषि की क्या संभावना है, भाई कृषि यहाँ पे होगी या फिर नहीं होगी, तो जाहिर सी बात कृषि होगी, लेकिन कैसी कृषि होगी, जो इसके अनुकूल होगा। आप देखोगे कि इस लाल मृदा में बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती की जाती है, जो ऊंचे वाले हिस्से पे होते हैं। बाकी नीचे वाले हिस्से पे भी जो लाल मृदा जो नीचे वाले क्षेत्र में उनमें भी खेती होती है, वहाँ पे भी सब्जियाँ होती हैं और धान वान भी हो जाता है। ठीक है, जो नीचे वाले हिस्से हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पानी की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे कृषि संभावना की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो वर्षा कम होगी, जब वर्षा कम होगी तो वहाँ पे फिर कैसे फसल होंगे, जो जिनकी पानी की आवश्यकता क्या हो, कम हो। जैसे अगर मैं बात करूँ, देखो बाजरा क्या होगा, बाजरा, इसके अलावा यहाँ पे मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, इसके अलावा आलू, आलू, ठीक है, आदि। तो ये यहाँ पर कृषि की जा सकती है। ठीक है, कृषि की जा सकती है। ठीक है, अब उसके अलावा एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि लाल मृदा जो है इसका विस्तार आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में है, प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में है, इसलिए इसे हम लोग मंडलीय मृदा के भी नाम से जानते हैं इसे, है ना। प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए इसे मंडलीय मृदा, ठीक है, मंडलीय मृदा कहते हैं। ठीक है, मंडलीय मृदा कहते हैं इसलिए इसे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि किस मृदा को मंडलीय मृदा कहते हैं, तो हो जाएगा कौन सी, लाल मृदा। अच्छा, अब देखिए कि ये जो मृदा है ना, ये थोड़ा लाल तो होती है, और अगर बात करें स्वभाव के रूप में
तो अगर स्वभाव, इसमें मतलब प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या क्षारीय की, तो इसका स्वभाव अम्लीय होती है। कैसा होता है, अम्लीय। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए कि लाल मृदा लाल क्यों होती है। ठीक है, लाल रंग इस मृदा में इस मृदा में इस मृदा में उपस्थित आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अगर बात करें आयरन ऑक्साइड तो ठीक है, लेकिन कैसा, कौन सा वाला, तो फेरिक ऑक्साइड। कौन सा, फेरिक ऑक्साइड, जिसको कहते हैं F2O3। भाई आपने देखा था लोहे के ऑक्साइड देखे थे ना, लोहे के अयस्क देखे थे, तो वो 4 थे, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। तो जो हेमेटाइट था वो, उसका रंग कैसा होता था, लाल होता था। उसको ही तो कहते थे क्या, फेरिक ऑक्साइड कहते थे। क्या कहते, फेरिक ऑक्साइड कहते थे। जो काले रंग का था मैग्नेटाइट, उसे फेरस ऑक्साइड कहते थे। ये फेरिक है। तो लाल रंग क्यों मृदा का होता है, क्योंकि मृदा में उपस्थित होता है आयरन ऑक्साइड। लेकिन आयरन का कौन सा वाला ऑक्साइड होता है, तो फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2O3, ये वाला होता है। ठीक है, अब देखो लाल मृदा का ये समझिए ना कि लाल रंग क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया इसमें कृषि का कौन सा है की जा सकती है, तो बाजरा, मूंगफली, आलू की खेती इसमें की जा सकती है। ठीक है, और इनका अगर क्षेत्र आपने देख लिया, ठीक है, कौन सा है, तो जो दक्कन का पठार है उसका पूर्व और दक्षिण वाला हिस्सा, कुछ झारखंड में, कुछ छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी शामिल होता है। और हमारे यूपी की बात करें तो वो बोला ना कि मध्य गंगा के दक्षिणी हिस्सा, तो मध्य गंगा का दक्षिणी हिस्सा कौन सा, वही बुंदेलखंड वाला हिस्सा पड़ जाता है, तो वहाँ पे भी लाल मृदा पाई जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपनी अगली मृदा पे, और उस मृदा का नाम क्या है, काली मृदा। ठीक है, ब्लैक सॉइल, काली मृदा। ठीक है, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल। अब देखो ये काली मृदा का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, ये कैसे होगा इसका, ये ध्यान गया कि जो ज्वालामुखी जब प्रक्रिया होती है ना, यानी कि दरारी उद्भेदन, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान जो आपसे पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है, और मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो लावा कहलाता है। और जो ठंडा होगा तो वो सालों, मतलब हजारों साल में वो ठंडा होगा, और वो क्या करेगा, एक पर्वत का रूप धारण कर लेगा। कैसा, पर्वत का रूप धारण कर लेगा, तो उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। लेकिन बाद में क्या होगा कि जब यही बेसाल्टी चट्टानें, ध्यान गया कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकलने में जो चट्टानें बनती हैं, जो पर्वत बनता है, उसमें बेसाल्ट होता है चट्टान। तो बेसाल्टी चट्टानों के टूटने फूटने से, उसके अपक्षय से, उसके अपर्दन से, ठीक है, कौन सी मृदा बनेगी, काली मृदा बनती है। कौन सी मृदा बनती है, काली मृदा बनती है। तो अगर सवाल ये आपके सामने हो कि लाल मृदा कैसे बनेगी, तो आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से, बेसाल्टी चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी मृदा बनेगी, तो काली मृदा बनेगी। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि दरारी उद्भेदन से निकलने वाले जो आपके बेसाल्टी चट्टानें, उससे हुआ है। ठीक है, इसके निर्माण की प्रक्रिया की अगर बात करेंगे, निर्माण किसका, निर्माण कैसे हुआ है, तो देखिए निर्माण की जब हम लोग बात करेंगे तो ये हम बता सकते हैं कि दरारी उद्भेदन दरारी
उद्भेदन के दौरान निकलने वाले बेसाल्टी चट्टानों के टूटने फूटने से, ठीक है, टूटने फूटने से क्या हुआ, निकाल हुआ है। यानी कि जब ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है तो उसके दौरान जो मैग्मा निकलता है, ऊपर लावा आता है, जमता है, तो वो एक बेसाल्टी चट्टान का रूप क्या करता है, धारण करता है। बाद में उसके टूटने फूटने से काली मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये देश की क्या है, तीसरी सबसे बड़ी मृदा है, यानी कि देश की थर्ड सबसे बड़ी मृदा। ठीक है, तो एक बात मैंने फिर आपसे बोलूँगा कि देखो, ये काली मृदा देश की थर्ड सबसे बड़ी मृदा है, जो रेड वाली है वो सेकंड है। ठीक है, आपको कई जगह अंतर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अधिकतम रिसोर्सेस में लाल मृदा को ही सेकंड मृदा माना गया है। अब देखिए, जो काली मृदा है ना, काली मृदा, इसका अगर हम लोग क्षेत्र देखें या इसका हम बात करें, इसका विस्तार की अगर हम लोग बात करें, इसका विस्तार किन क्षेत्रों में भारत में कहाँ मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा। तो जब हम लोग विस्तार की बात करेंगे तो विस्तार इसका सबसे अधिक आप देखेंगे तो इसका जो महाराष्ट्र में जो दक्कन ट्रैप है, कौन सा दक्कन ट्रैप है, उसके उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में हुआ है। लेकिन केवल वही नहीं हुआ है, आप देखेंगे एमपी के मालवा क्षेत्र में हुआ है, हमारे यूपी के देखेंगे खासकर जो बुंदेलखंड और रुहेलखंड वाला क्षेत्र है वहाँ पे हुआ है। वहाँ हालांकि वहाँ पे करेल मृदा के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो गुजरात का जो काठियावाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पे भी हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पठार वाले क्षेत्र में भी हुआ है। तो इसका मुख्यतः जो विकास अगर देखा जाए, विस्तार अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में स्थित दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम में, ठीक है, कहाँ पे हुआ इसका, उत्तर पश्चिम में हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक तो यहीं पे दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिम में सर्वाधिक। बाद में अगर इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे, इसके अगर आप अतिरिक्त देखेंगे तो फिर बताएंगे कि एमपी के मालवा पठार, काठियावाड़ पठार, यूपी का दक्षिणी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बुंदेलखंड, बघेलखंड,
बखेलखंड नहीं, रुहेलखंड की अगर बात करते हैं। तो हालांकि रुहेलखंड वाला क्षेत्र थोड़ा सा आप देखेंगे तो उधर पड़ जाएगा, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कपास की खेती होती है। क्यों होती है? मृदा यहाँ पे भी काली पाई जाती है। ठीक है, तो यूपी का दक्षिणी हिस्सा बुंदेलखंड रुहेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार। ठीक है, इन क्षेत्रों में थोड़े बहुत और कहीं पाए जाते होंगे, लेकिन मुख्यतः यही क्षेत्र हमारे। ठीक है, अब लेकिन काली मृदा के देखो कई सारे तो क्या हैं, इसके नाम हैं, इसके कई सारे नाम हैं। ठीक है ना, इसके अन्य नाम की बात करेंगे तो इसके अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या हैं इसके? देखो इससे तो हम लोग कहते हैं, पहली बात तो काली मृदा को हम लोग कहेंगे कपासी मृदा। कपासी मृदा क्यों कहते हैं? कि इसमें कपास की खेती होती है अधिकतम हिस्सों में। ये कपासी मृदा। इसके अलावा इसे कहते हैं रेंगुर मृदा, रेंगुर मृदा। इसे कहते हैं स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मृदा। ठीक है, खुद जुत जाती है खेत, ऐसा आपको लगेगा। इसे बोलते हैं ब्लैक चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहेंगे, या उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा बोलेंगे इसे। इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहते हैं। इसको हम लोग ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ कहते हैं। बाकी यूपी में इसको करेल मृदा कहते हैं। ठीक है, यूपी में से करेल मृदा कहते हैं, ये ध्यान रखें, करेल मृदा। तो इसके कई सारे तो क्या हो गए, नाम हो गए, कपासी, रेंगूर, स्वतः जुताई वाली, उष्णकटिबंधीय चेरनोजम, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, और बाकी यूपी में करेल मृदा कहते हैं। ठीक है, अब काली मृदा का रंग काला क्यों होता है भाई? कौन सा इसमें तत्व पाया जाता है जिसकी वजह से होता है? तो आप कह सकते हैं कि आयरन ऑक्साइड ही है, खासकर टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से, क्योंकि मैग्नेटाइट काले रंग का लोहे का एक अयस्क है। तो कहेंगे ये काली मृदा का रंग काला क्यों होता है? तो कहेंगे काला रंग इसमें उपस्थित टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट लौह अयस्क के कारण, ये भाई इसकी वजह से होता है, ध्यान रखो। ठीक है, तो टाइटेनीफेरस, ठीक है, फेरस ऑक्साइड वही बोलते हैं मैग्नेटाइट को, इसकी वजह से ये होता है। उसके अलावा ये ध्यान रखिए, जो काली मृदा है, काली मृदा, इसमें नमी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये जो मृदा है ना, ये जो मृदा है, ये कहीं ना कहीं चिकनी मिट्टी होती है। कैसी होती है? चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, ध्यान रखना इसमें एक पॉइंट ये कि
चिकनी मृदा होने के कारण सर्वाधिक जल 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 धारण करने की क्षमता होती है। जल धारण करने की जल धारण करने की क्षमता होती है। हालांकि आप देखेंगे ना तो ये शुष्क समय में भी थोड़ा बहुत ये नमी लिए रहती है। अच्छा, आप देखेंगे ये मृदा जो होती है ना, ये चिकनी मृदा होती है। तो आप देखेंगे कि सर्दी जब ये मृदा गीली होती है तो चिपचिपी हो जाती है। जब ये मृदा गीली होती है, एक विशेषता इसकी है कि जब ये मृदा गीली होगी तो चिपचिपी हो जाएगी, और जब ये सूखेगी मृदा तो इसमें दरारें पड़ जाएंगी। क्या पड़ जाएंगी? दरारें पड़ जाती हैं, जिससे आपको जुता हुआ खेत जैसा प्रतीत होगा। यानी अगर इसके एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो आप लोग अगर अपने गांव के आसपास में अगर तालाब में गए होंगे घर की लिपाई उपाई करने के लिए, आंगन की लिपाई उपाई करने के लिए गांव में लोग जाते भी हैं तालाब से मिट्टी निकालने के लिए। लेकिन जब आप देखेंगे जब गर्मी का महीना होता है, ठीक है, ग्रीष्मकाल होता है वही मई के आसपास में, तो आप जब जाएंगे देखेंगे तो तालाब में किनारे हिस्सा, बीच में तो पानी होता है लेकिन किनारे हिस्सा होता है वो सूखा होता है। और आप देखेंगे तो वहाँ पर तालाब में देखा होगा कि वो दरारें पड़ी हुई होती हैं। तो वो क्यों दरारें पड़ गई हैं? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपका चिकनी मिट्टी का क्या होता है, गुण होता है। आपने देखा भी है कि वो मिट्टी कितनी चिकनी होती है, नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा वो चिकनी होती है। तो उसमें चिकनी मिट्टी में ये गुण होता है कि जब वो कभी भी उसमें नमी होगी तो वो चिपचिपी हो जाएगी, गीली हो जाएगी। जब गीली होगी तो चिपचिपी हो जाएगी वो। लेकिन जब भी इसमें नमी नहीं रहेगी तो वो बहुत ज़्यादा कठोर यानी सूख जाएगी और उसमें बीच में दरारें पड़ जाती हैं। तो आप अगर महाराष्ट्र, गुजरात वाले हिस्से में वहाँ के जो आप खेत देखते हैं तो गर्मियों के समय देखा होगा कि उनकी खेतों में बहुत लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं, क्यों पड़ जाती हैं? कि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, इसके वजह से। और इसे नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये देखा काली मृदा का ये क्या है हुई, विशेषता हो गई। अच्छा, इसकी बात करें कि इसका विस्तार ज़्यादा कहाँ पे, तो आपने देख लिया किन हिस्सों में है। भाई दक्कन ट्राइब के उत्तर पश्चिम वाले हिस्से में कौन आएगा? तो गुजरात और महाराष्ट्र आएंगे। तो इसमें अगर कपास की खेती सबसे अधिक होती है, तो सब ध्यान रखिए कपास की जो खेती है, जो कपास आपका है वो सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो हम बताते हैं गुजरात में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में होता है कपास की खेती। फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर थोड़े बहुत हिस्से में तो कई जगह होने के लिए यूपी में भी होता है, पंजाब में भी होता है। ठीक है, तो ये इसके संदर्भ में आप ध्यान रख सकते हैं। तो काली मृदा में कौन कौन सी फसल आप उगा सकते हैं? इसमें कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं? तो ये इसमें आप कपास तो जाहिर सी बात है उगा लेंगे, है नहीं, कपास। उसके अलावा अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग कहीं ना कहीं गन्ना भी इसमें उत्पादित कर सकते हैं, गेहूँ, प्याज, फल, ये सब कुछ तो उगा ही सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कृषि की संभावना देखते हैं तो भाई कृषि की क्या संभावनाएं इसमें होंगी? ठीक है, तो देखिए, तो इसमें कृषि की संभावना है। तो ठीक है, कपास तो आप भाई उगाते हैं, गन्ना भी है, गेहूं है, फल है, ठीक, आदि। तो इन सबको हम लोग उत्पादित कर सकते हैं इस प्रकार की मृदा में। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में। तो मेरे हिसाब से ये आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। इसकी जो एक विशेषता मैंने आपसे बताई थी वो आप चाहें तो इस विशेषता को लिख सकते हैं कि ये मृदा जो होती है वो गीली होने पर चिपचिपी हो जाएगी,
क्या इसी पे लिख दे क्या, यहीं पर देखो भाई, यहीं पे लिख दे रहे हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए यहीं पे। देखो तो ये मर्दा के बारे में ये ध्यान रखो कि गीली होने पर चिपचिपी व शुष्क होने पर, जब उसमें पानी ना हो, नमी ना हो, शुष्क होने पर दरारें व कठोर हो जाती है। ठीक है, कठोर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, साइड में मैंने लिख दिया उसको। चलो, तो ये हो गई कौन सी, काली मृदा। ठीक है ना, काली मृदा। और अब आते हैं हम लोग लेटराइट मृदा के संदर्भ में। ठीक है, लेटेराइट। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा है, लेटेराइट। कौन सी मृदा, तो लेटेराइट। ठीक है, लेटेराइट सॉइल। ठीक है, लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल के बारे में देखते हैं कि इसके लिए क्या निर्माण कैसे होगा, कैसे होता है ये। ठीक है, इसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पाई जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये चौथी मृदा है, नहीं ये कौन सी, 4 नंबर की मृदा है, चौथी मृदा है। तो देखिए इसकी मृदा का निर्माण कैसे होता है। देखो, लेटराइट मृदा का निर्माण वही होगा जहाँ पर आप कह सकते हैं कि वर्षा क्या हो, ज़्यादा हो, क्या हो, वर्षा ज़्यादा हो। ठीक है, और टेम्परेचर भी क्या हो, ज़्यादा हो। भाई इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे टेम्परेचर यानी तापमान ज़्यादा हो और वर्षा भी ज़्यादा हो। वर्षा भी क्या हो, वर्षा भी ज़्यादा हो। ठीक है, लेकिन एक साथ देखेंगे, जब अत्यधिक वर्षा होता है ना, जब अत्यधिक वर्षा होता है तो लेटराइट मृदा में जो कह सकते हैं, जो चूना है, जो कह सकते हैं सिलिका है या एल्युमिनियम है, ठीक है, सॉरी, जो चुनका है, जो चूना है, जो सिलिका है, इनका निच्छालन हो जाता है। चूना और सिलिका का निच्छालन हो जाता है, लेकिन एल्युमिनियम और जो आपका लोहे का ऑक्साइड होता है वो शेष ऊपर बचे रहते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लेटराइट मृदा में किसकी अधिकता होती है, तो हम लोग कह सकते हैं किसमें अधिकता, एल्युमिनियम और सेकंड लोहे के ऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा होती है। होने के लिए चूना भी इसमें हो सकता था, सिलिका भी हो सकता था, लेकिन उसका क्या हो गया, निच्छालन हो गया। निच्छालन आप समझते नहीं है कि पानी के साथ में कोई भी तत्व घुलकर जब अंदर चला जाए तो उसे निच्छालन कहते हैं। तो देखो लेटराइट मृदा, अगर हम निर्माण की बात करते हैं, निर्माण प्रक्रिया इसकी क्या है, कहाँ पे होगा निर्माण, तो निर्माण होगा इस मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है इनका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए को इसके विशेष रूप से ध्यान रखो, जहाँ उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा
होता हो, ठीक है। तो इसका निर्माण वहाँ पे होगा, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, हाई टेम्परेचर और कह सकते हो कि हैवी यानी कह सकते हो अत्यधिक यानी कि वर्षा, ठीक है, वहाँ पे होगा इसका निर्माण, ठीक है। अब जो ये लेटराइट मृदा है इसके बारे में ये ध्यान रखो, लेटराइट मृदा कि क्योंकि अत्यधिक वर्षा होगी ना, अत्यधिक वर्षा होगी तो जल का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा भी तो होगा वहाँ पे उस एरिया में। जब जल का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसमें जल के साथ में जो चूना है, जो सिलिका है, उसका हो जाएगा निच्छालन, वो हो जाएंगे, चले जाएंगे नीचे, उनकी कमी हो जाएगी। लेकिन अब जो नहीं घुलते हैं उनके साथ में वो तो फिर ऊपर ही रहेंगे ना, जैसे लोहे के ऑक्साइड की बात करते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं, तो ये तो फिर ऊपर ही रहेंगे भाई, ये तो पानी के साथ तो नहीं घुलेंगे, है नहीं। तो देखेंगे इसमें ये लिखने का कि अत्यधिक वर्षा के कारण, अधिक वर्षा के कारण चूने व सिल्का का निच्छालन हो जाता है, हो जाता है लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम शेष बचे रहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर ये पूछा जाए कि लेटराइट मृदा में किसकी अधिकता होती है, अधिकता, तो वो होती है एल्यूमीनियम की, ठीक है। एल्यूमीनियम की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है। और ये अगर ये सवाल हो कि ये जो लेटराइट मृदा ये सामान्यतः इसका रंग कैसा होता है, अगर जनरली बात करूं तो इसका रंग थोड़ा हल्का क्या होता है, लाल रंग का होता है। कैसा होता है, हल्का थोड़ा लाल रंग का होता है, ठीक है। इसका अगर सामान्यतः की बात करूं, सामान्यतः ये क्या होता है, लाल रंग का होता है। कैसा होता है, सामान्यतः लाल रंग का होता है। कहीं ना कहीं इसका स्वभाव प्रकृति देखी जाए तो ये आपका अम्लीय प्रकृति का लगभग ये होता है, ठीक है। ये कहता है अम्लीय प्रकृति का लगभग ये होता है, ठीक है। अब कहेंगे कि भाई इसका विस्तार कहाँ होगा, कहाँ ये मिलेगा, ये मृदा भारत में किन किन क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, आपने देखा कि जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट का जो गिरिपद वाले क्षेत्र हैं, मतलब कह सकते हो कि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी हिस्सा है, जो आपने कहा दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, कहाँ पे, तो पश्चिमी घाट पर। वहाँ पे एक पतली पट्टी के रूप में क्षेत्र कैसा है, तो लेटराइट मृदा का है। अगर पूर्वोत्तर भारत में चलेंगे मेघालय में, तो मेघालय में क्या होता है, ज़्यादा वर्षा होती है, तो वहाँ पे भी मिलेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती हो, खासकर आप थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो आपको पूर्व वाले क्षेत्र में भी मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका विस्तार कहाँ पे है, तो विस्तार की बात करते हैं तो बताना ये कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पर पर्वत के गिरिपद क्षेत्र में
एक लंबी पट्टी के रूप में, एक लंबी पट्टी के रूप में, ठीक है। इसके अलावा ये मेघालय में भी पाया जाएगा, क्योंकि मेघालय में अत्यधिक वर्षा होती है ना, मेघालय में अत्यधिक वर्षा होती है, टेम्परेचर भी वहाँ पे क्या होता है, ठीक ठाक होता है, ठीक है, इस वाले में। यानी कुल मिला के ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग पर पर्वत के गिरिपथ क्षेत्र वाले में। फिर कौन कहाँ सा आप देखेंगे, केरल होगा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले हिस्से में ये तो पाया ही जाएगा। ये भूमध्य रेखा के नज़दीक भी है, अधिक वर्षा भी होती है। और उसे मेघालय की बात करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर भी ठीक होता है और अधिक वर्षा होती है, ठीक है, यहाँ पे भी पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे मेघालय मतलब जो पठार वाला क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है, छोटा नागपुर पठार भी हो जाएगा, ठीक है, मेघालय पठार, मेघालय पठार, ठीक है, मेघालय पठार। उसके अलावा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। उसके अलावा उड़ीसा आदि क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है, ठीक है, ये मृदा पाई जाती है। अब देखो सबसे बड़ी एक बात ये कि जो लैटराइट मृदा है इसमें कृषि कैसी होगी भाई, खेती कैसी होगी, किस प्रकार की कृषि की जा सकती है। तो कई बार सवाल पूछा गया है। तो इसमें देखो खेती और कृषि जो की जाएगी वो आपका कैसा होगा, देखो उसमें आप चाय की खेती कर सकते हैं, ठीक है, चाय हो गया, कहवा हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, उसके अतिरिक्त देखेंगे तो ट्रैपियोका हो गया, सिनकोना हो गया, ठीक है। तो इन सब का इसमें आप क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, ठीक है। देखो अगर कृषि की बात करेंगे तो कृषि की क्या संभावना है यहाँ पे, यानी कि जो फार्मिंग की क्या संभावना है भाई, कृषि कैसे कर सकते हो। देखो इसमें चाय की खेती कर सकते हैं, इसके अलावा कहवा, कहवा यानी कॉफ़ी, कॉफ़ी, कहवा मतलब कॉफ़ी। इसके अलावा इसमें हम लोग खेती कर सकते हैं किसका, तो काजू, किसका, काजू। इसके अलावा सिनकोना, सुना ना सिनकोना का पौधा जिसकी छाल से, है नी, कुनैन नामक दवा बनती है मलेरिया की, अच्छा सिनकोना हो गया है, सिनकोना। इसके अलावा इसमें ट्रैपियोका, ट्रैपियोका ये आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, खासकर ये सीटी टोटल पूछा जाता है कि ट्रैपियोका कहाँ का एक प्रसिद्ध कह सकते हैं कि सब्जी है। तो ये खासकर केरल वाले क्षेत्रों में इसकी चटनी बनाते हैं, ट्रैपियोका, ठीक है, केरल वाले क्षेत्र में ट्रैपियोका हो गया, ठीक है। इसके अलावा चाय, कहवा, काजू, सिनकोना, ट्रैपियोका। इसके अलावा इसमें और क्या, मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं, ठीक है, मोटे अनाज हो गया, मसाला, ये सब तो हो ही सकता है ना, मसाला, मसाला आदि, इन सब की क्या होगी, कृषि हो सकती है, ठीक है ना, कृषि हो सकती है। और ये सवाल अगर आ जाए कि भाई सबसे अच्छी कृषि इसमें किसकी होगी, क्या रबड़ की नहीं होगी क्या भाई, रबड़, भाई रबड़ भी तो होगा ना भाई, रबड़ तो लिख लो यहाँ, रबड़, ठीक है, रबड़। कॉफ़ी तो लिखा ही लिखा है, कहवा मतलब होता ही है। अच्छा अब देखो ये लेटराइट मृदा जो होती है ना थोड़ी सी पथरीली होती है, ठीक है, ये मृदा कैसी होती है, थोड़ी सी पथरीली क्यों जाती है, सूखने पर। देखो ये मृदा जो होगी ना, जब थोड़ा सा ये मृदा जब सूखती है, जब मृदा ये सूखती है, जब नमी इसमें नहीं रह जाती है तो ये मृदा थोड़ी पथरीली हो जाती है, पथरीली। और जब ये मृदा पथरीली हो जाती है तो इस मृदा का हम लोग उपयोग भवन निर्माण जो सामग्रियाँ होती हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं, है नहीं। हो सकता है ईंट बनाने में कर ली जाए, हो सकता है कि इसको एज ए मोरंग जो होती है ना उसके रूप में कर लिया जाए, गिट्टी के रूप में कर लिया जाए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सी ऐसी मृदा है जिसको भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो होगा कौन सा, लैटराइट मृदा। तो ध्यान ना इसके कि ये मृदा क्या होती है, सूखने के बाद ये मृदा सूखने के बाद ये मृदा कैसी हो जाएगी, कड़ी
वह पथरीली हो जाती है जो भवन निर्माण सामग्री में प्रयोग होता है। ठीक है, क्या होगा? प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये लेटराइट मृदा के बारे में आपने देख लिया, संबंध इसका, खासकर भवन निर्माण सामग्री में प्रयोग होता है। अगर जात में बात करूँ, खासकर मुख्यतः किसमें, तो ईंटों के निर्माण में इसका प्रयोग हालांकि ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका निर्माण ज़्यादा होगा, ईंटों के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो लेटराइट मृदा समानता कैसे होती है? ये भी समानता लाल ही होती है। ठीक है, समानता लाल ही होती है। तो अब हो गया 4 नंबर हो गया। अब आगे चले क्या? 5वां। अब चलते हैं 5वें नंबर पर और देखते हैं, और वो होगा कौन सा? तो पीट या जैव मृदा। पीट या जैव मृदा। ठीक है, पीट या जैव मृदा। तो जो इम्पोर्टेंट है बहुत, वही को देखते हैं जो आपके एग्जाम में क्या है, लगभग आने लायक है। ठीक है, जो एग्जाम में आपका क्या है, आने लायक है। तो ये देखो, नदियों द्वारा डेल्टाई क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है जल भराव के कारण। किसके कारण? जल भराव के कारण होता है। तो ये कह सकते हैं इसका निर्माण कैसे होगा? निर्माण तो बता सकते हैं कि नदियों द्वारा डेल्टाई क्षेत्रों में जल भराव के कारण होता है। ठीक है, ये मृदा का निर्माण ऐसे कुछ होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना कि ये स्वभाव, मतलब स्वभाव कैसा होगा? अम्लीय होगा और इसमें उच्च लवणता होती है। ये क्या होगा? ये इसका स्वभाव कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो स्वभाव है इसका कैसा? अम्लीय। वह इसमें क्या होता है? उच्च लवणता होती है, उच्च लवणता होती है। कुल मिला के ये मृदा वहीं बनेगी जहाँ पे नदी और समुद्र दोनों का मिलन स्थान हो, यहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र हो, खासकर ये वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि पीट या जैव मृदा में सबसे अधिक आपको किस प्रकार के वन मिलेंगे? तो ये मैंग्रोव जो वन होते हैं, ध्यान रखना, मैंग्रोव वन ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसी वाले मृदा में। ठीक है, इसी मृदा में। या फिर ये भी थोड़ी बात कर लें, ये मृदा का जो समांतर रंग होता है नीला होता है। ठीक है, इसका रंग सामान्यतः कैसे होता है? नीला होता है। सामान्यतः कैसा होता है? नीला होता है। इसके अलावा इसमें मैंग्रोव वन ज़्यादा विकसित होते हैं, ज़्यादा विकसित होते हैं। बाकी मैंग्रोव जानते ही हो कि मैंग्रोव जो मैंग्रोव वन है आपके, इसमें सुंदरी नामक
आपने सुना होगा ना, वृक्ष पाए जाते हैं सुंदरवन की डेल्टाओं में। तो हमारे भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन अगर देखेंगे तो ये कहेंगे कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात का कुछ हिस्सा है, ठीक है, थोड़ा बहुत गोवा में पाया जाता है, ठीक है, etc, और भी पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में मिलेगा, फिर गुजरात में मिलेगा, ठीक है। गुजरात में कहाँ? तो गुजरात में कहाँ मिलेगा? तो ये आपने देख रखा होगा, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में, ठीक है, वहाँ पर मिलेगा ये मृदा, पीट या जैव मृदा, ठीक है, पीट या जैव मृदा, ठीक है। ठीक है, तो ये धारणा पीट या जैव मृदा के बारे में, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन सकता था, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी मृदा पे बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स की या की पॉइंट की मैं बात करूं, तो मृदा संबंधित तथ्य, ये कर लिख रहे हैं यहाँ क्या, मृदा से संबंधित कुछ देखते हैं तथ्य, यानी कि फैक्ट्स, ठीक है। तो देखिए क्या फैक्ट बन सकता है। तो चलिए पहला पॉइंट तो हम लोग देखते हैं कि भारत में या कैसे भारत की मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है। तो अब बताना है क्या, खासकर जिंक की सर्वाधिक कमी पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक यानी जस्ता की कमी होती है। मतलब ये एक सामान्य बात है कि मतलब इसकी कमी होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, जिंक की क्या होती है, कमी होती है। ये मतलब सामान्य एक बात हो जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट आपका ये होगा कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ, ये आप कह सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, अधिकतम, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा वाला राज्य कौन सा है? तो हम बताएंगे कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिएगा, फिर अगर सवाल ये भी पूछ लिया जाए कि लैटराइट मृदा को और क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लैटेराइट मृदा को मखरला, ठीक है, मखरला मृदा कहते हैं। मखरला मृदा कहते हैं। जैसे लाल मृदा को हम लोग मंडलीय मृदा कहते थे, नहीं कहते थे, लाल मृदा को मंडलीय मृदा कहते थे। फिर चौथा पॉइंट देखिए, बलुई दोमट मृदा में
धारण करने की क्षमता क्या होती है? सबसे कम होती है। जबकि चिकनी मृदा में, चिकनी मृदा की बात करें तो चिकनी मृदा फिर कौन होती है? चिकनी मृदा फिर काली मिट्टी होती है, उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, नमी का धारण करना उसमें ज़्यादा होती है। 5वां पॉइंट ध्यान रखना कि एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हिमालय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है नहीं? आप ये सवाल सही है। हिमालयी मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, छठा, यूपी या पूर्वी यूपी, ऐसे लिख लिया हम लोग कि पूर्वी यूपी में पाई जाने वाली बांगर मृदा को उपरहार मृदा कहते हैं। ध्यान रखना, उपरहार मृदा कहाँ बोलेंगे? तो यूपी में। यूपी में कहाँ? तो पूर्वी यूपी में। ठीक है, पूर्वी यूपी में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और देखो 5वां पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हो एक, कि आपने देखा कि हरी खाद की बात करते हैं ना, हरी खाद। तो हरी खाद के लिए कौन सी ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है? क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो आपने सुना होगा सनई। ठीक है ना, तो सनई हरी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे ढैंचा होता है ना, हरी खाद क्या होता है? ढैंचा है, सनई है, लोबिया है, यही सब तो हरी खाद हैं। इनको बोया, पानी चलाया और जोत दिया, क्या बन गई? हरी खाद बन गई। ठीक है, 8वां पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा वो पौधा है जिसको बोने, अगर आपने फसल बो दिया तो फिर वो मृदा अपरदन ज़्यादा करता है। तो आपने सुना होगा सोरघम बाइगलर, यानी कि ज्वार। किसकी बात करेंगे? ज्वार। ठीक है, तो देखिए कि आप अगर बात करेंगे सोरघम, ठीक है, बाई कलर यानी कि ज्वार। ठीक है ना, सोरघम बाई कलर यानी कि ज्वार उगाने से मृदा अपरदन की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। तो सोरघम मतलब, सोरघम वगैरह एक प्रकार का ये चारा ही हो गया। सोरघम मतलब एक प्रकार का चारा ही हो गया। सोरघम मतलब चारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या था भाई, आज का कुछ प्रमुख इंपॉर्टेंट बात थी की पॉइंट के रूप में। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, इसको नोटबुक में अपने लिख लेना। और मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में पढ़ेंगे मृदा अपरदन क्या होता है, कुछ उसके टर्म भी सीखेंगे, उसके मृदा पढ़ेंगे, चरण कितने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।